चलिए आज देखते हैं अपन नियंत्रण की विधियाँ। तो नियंत्रण की कहा जाता है कि दो विधियाँ हैं, एक सामान्य विधि और दूसरा विशिष्ट विधि। नियंत्रण की कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ, एक सामान्य विधि और दूसरा होता है लिखित या विशिष्ट। सामान्य विधि और दूसरा विशिष्ट विधि। सामान्य विधि और दूसरा विशिष्ट विधि। तो पहले चलते हैं अपन सामान्य विधि के अंतर्गत। नियंत्रण की सामान्य विधियों में कहा गया है पहला लिखित निर्देश द्वारा। कौन सी विधि है पहली? लिखित निर्देश द्वारा। यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक एक लिखित सूचना जारी कर देता है और लिखित सूचना जारी करके पूरे विभाग में उसे भेज देता है और वहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी पढ़कर उस पर अपने साइन कर देते हैं, ताकि कल को वो यह ना बोले कि मुझे सूचना नहीं मिला था। तो सूचना दे दिया जाता है उसमें कि आज दिन भर में 10 टन माल का निर्माण करना है या इस प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है, आज दिन भर में इतनी वस्तु बनकर तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा सूचना भिजवाया किसने? कंपनी के प्रबंधक ने। और सभी अधिकारी उस सूचना को पढ़कर, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे चार्जमैन हो, उसने उस सूचना को पढ़ा, साइन किया। इसका मतलब है कि उसने सूचना को आगे की ओर प्रेषित कर दिया और उसके नीचे काम करने वाले सारे अधिकारी कर्मचारी को इस सूचना से उसने अवगत करा दिया है। ये सूचना देने का उद्देश्य होता है। और जब इस प्रकार से लिखित सूचना प्रसारित हो जाती है, पूरे विभाग तक पहुंच जाती है, तो सब उस सूचना के आधार पर काम करते हैं और संस्था में पूर्ण रूप से नियंत्रण कायम रहता है। प्रबंधक जो चाहता था, जितनी वस्तु का निर्माण चाह रहा था, उतनी वस्तु बनकर वहां पर तैयार हो जाती है एक समय सीमा पर। तो ये कौन सी विधि थी? ये नियंत्रण की सामान्य विधि। सामान्य विधि में पहला विधि क्या हुआ? लिखित निर्देश द्वारा, सूचना द्वारा। तुम्हारे पास सूचना आता है कि नहीं? और उस सूचना को मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के साइन कर देता हूँ। मतलब इसका उद्देश्य कि हमारे प्रबंधक ने जो लिखित सूचना दिया था उसे मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप सबको अवगत करा दिया है। कल को अगर आप लोगों के द्वारा कोई भी वहाँ पर उसके अनुसार कार्य नहीं होता है तो सबसे पहले पकड़ में कौन आएगा? मैं। मुझे पूछा जाएगा कि आपने तो साइन किया था, सूचना दिया था कि नहीं, तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने सूचना दिया था। इसीलिए जो है लिखित सूचना होता है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना बोले कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो लिखित सूचना के माध्यम से प्रबंधक ने पूरे विभाग को अवगत करा दिया था अधिकारियों को, इतने वस्तु का निर्माण आपको करवाना है। तब जाकर जो नीचे का अधिकारी होता है चार्जमैन, उसको जब जानकारी मिल जाती है तो वो भी उस पर साइन करता है और फिर वो आदेश जारी करता है तुरंत अपने कर्मचारी को सूचना के आधार पर, और कर्मचारी पूरे गति से काम करते हैं, तब जाकर वस्तु बनकर तैयार होती है। आगे बात समझ में? तो ये है लिखित सूचना द्वारा या लिखित निर्देश द्वारा। दूसरा है अवलोकन द्वारा। अवलोकन यानी जांचना, देखना। कंपनी का प्रबंधक स्वयं जाकर देखता है कि मेरे कहे अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, और जैसे ही वो वर्कशॉप में पहुंच जाता है, कर्मचारियों पर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। वर्कशॉप में जाकर केवल एक राउंड मार देता है तो कर्मचारी नियंत्रण में आ जाता है और पूरे गति से काम करता है और कार्य की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अवलोकन या निरीक्षण। केवल केबिन में बैठे रहेंगे कि मैं प्रबंधक हूँ, आदेश दे दिया हूँ और कर्मचारी काम करेगा, तो ऐसा जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कार्य सौंपने के बाद कभी भी आप कुछ करो चाहे मत करो, केवल एक राउंड मार दो धीरे से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक राउंड मार देता है प्रबंधक, तो उसको देखकर ही कार्य की गति अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप नियंत्रण हो जाता है कर्मचारियों में। कारण उनके मन में एक भावना आ जाती है कि हमारा प्रबंधक तो आया है, और अगर मैं यहाँ पे लापरवाही करता हुआ पकड़ में आ गया है ना, या आराम करता हुआ पकड़ में आ गया, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये सोचकर अपने कार्य की गति बढ़ा देता है और उसके ऊपर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। एक दिन केवल चक्कर काट दे तो दिल्ली महीने भर अपने आप नियंत्रण बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भावना रहती है कि कभी भी हमारा प्रबंधक यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं अवलोकन द्वारा नियंत्रण। तीसरा, स्थायी सीमा निर्धारण के द्वारा। एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि तुमको इतना ही काम करना है ना, तुमको जो आदेश मिलेगा उस आदेश से बाहर कोई भी काम नहीं करना है। कर्मचारियों के लिए एक सीमा निर्धारित कर दिया गया है
कि तुम्हारा चार्जमैन जो आदेश देगा, जितने वस्तु निर्माण करने के लिए कहेगा उतना ही वस्तु निर्माण करना, ना तो उससे कम ना ही उससे अधिक। जितना कहा गया उतना ही काम करना है। चार्जमैन को आदेश दिया गया है कि तुमको किसी कर्मचारी पर कोई दंडित कार्रवाई नहीं करना है। जो कर्मचारी अगर लापरवाही कर रहा है तो उसकी सूची बनाओ, सूची बनाकर मेरे तक पहुंचाओ, और जो भी कार्रवाई होगा प्रबंधक के द्वारा होगा, चार्जमैन के द्वारा नहीं। चार्जमैन किसी भी कर्मचारी से मारपीट नहीं करेगा, वो नियम से अवगत करा देगा। वो नियम से काम नहीं करता है तो उसका एक लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट बनाकर प्रबंधक तक पहुंचा देगा। ये काम है उसका। किसी को नौकरी से हटाएगा नहीं। कौन? चार्जमैन। सीमा निर्धारित है, तुम्हारा काम है केवल आदेश देना, और जो व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता है उसकी एक सूची बनाना और तुरंत प्रबंधक तक भेज देना कि ये व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है। तब उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? कंपनी का प्रबंधक। तो सीमा निर्धारित कर दिया जाता है और इसके बाद अपने आप वहाँ पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। स्थायी सीमा निर्धारण के द्वारा, अंकेक्षण के द्वारा, अंकेक्षण है जांच। कंपनी का जो हिसाब किताब अकाउंटेंट देखता है वो वहाँ पे कई प्रकार से गड़बड़ी कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, गबन कर सकता है। तो कंपनी का प्रबंधक क्या करता है? बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाता है और बाहर से चार्टर्ड अकाउंट को बुलाकर अपने विभाग के अकाउंट की जांच करवाता है। तो कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है उससे मन में ये भावना आ जाती है कि अगर मैं किसी प्रकार से यहाँ पर हेरा फेरी करता हूँ तो बाहर से जो अकाउंटेंट आएगा वो पकड़ लेगा और मेरी गलती पकड़ में आ जाएगी। तो बाहर से अकाउंटेंट बुलाने के कारण पूरी सावधानी के साथ कंपनी का अकाउंटेंट अपना काम करता है, हिसाब किताब करता है, कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा प्रबंधक बाहर से अकाउंटेंट को बुलाएगा और वह अकाउंटेंट जब जांच करेगा और मैंने मान लो यहाँ पर किसी प्रकार से अगर कोई लापरवाही किया है तो पकड़ में आ जाएगा और ऐसे दशा में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर सावधानी के साथ काम करता है कौन? कंपनी का अकाउंटेंट। और वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहता है। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? नियंत्रण के द्वारा। अगर प्रबंधक बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं बुलाता तो कंपनी के अकाउंटेंट बहुत हेरा फेरी करता, गबन करता और प्रबंधक को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। लेकिन बाहर से अकाउंटेंट बुला देने के कारण यहाँ का प्रबंधक सावधान हो गया। कहाँ का प्रबंधक? कंपनी का। कंपनी का अकाउंटेंट सावधान हो गया और पूरी सावधानी से ईमानदारी से काम करने लगा। कोई गबन नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, और इस प्रकार से हिसाब में कोई गड़बड़ी वहाँ पर नहीं होता था। तो इस कब होगा? जब हम कंपनी में तो काम करवाएं, साथ ही साथ अकाउंट के संबंध में अंकेक्षण करवाना है तो बाहर से भी अकाउंटेंट को बुला दें तो हमारे अकाउंटेंट अपने आप सावधान हो जाता है। इसको बोलते हैं अंकेक्षण के द्वारा नियंत्रण। कौन से विभाग में? हिसाब किताब के विभाग में, अकाउंट विभाग में, जहाँ लेन देन होता है रुपयों का, पैसों का, उसकी जांच करने के लिए बाहर से अकाउंटेंट को बुला देंगे तो कंपनी के अकाउंट वाला काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर आसानी से नियंत्रण हो जाता है और वह किसी प्रकार से भी कोई गबन करने की कोशिश नहीं करता है। आई बात समझ में? फिर देखते हैं आगे इसी में अपन नीतियों के द्वारा। नीति यानी नियम। कंपनी के प्रबंधक ने नियम बना दिया, जो भी कर्मचारी आदेश के अनुसार काम नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 10 टन माल निर्माण करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर कर्मचारी ने 10 टन माल का निर्माण नहीं किया तो उसके वेतन में कटौती हो जाएगी। समय पर आने के लिए कहा गया है, जो कर्मचारी विलंब से आएगा उसका आधे दिन का हाजिरी लगेगा, चाहे वो 5 मिनट का विलंब क्यों ना करे, उसका पेमेंट काट दिया जाएगा। एक नियम बना दिया गया और इस नियम से सबको अवगत करा दिया गया, चाहे काम के संबंध में हो चाहे आने जाने के समय के संबंध में हो। जब नियम बना दिया गया तो सब उस नियम को पढ़ लिए, जान लिए और सब नियंत्रित हो गए। सब जानते हैं कि अगर 8 से 8:15 हो गया तो मेरा वेतन आधा हो जाएगा। 8 घंटे काम करूंगा लेकिन पूरा वेतन मुझे नहीं मिलेगा। अगर 10 टन माल का निर्माण नहीं हुआ तो मेरा वेतन कट जाएगा और मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ये सोचकर उस नियम को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारी ईमानदारी से समय पर आने लगे
और समय का उपयोग करते हुए पूरे 8 घंटे तक गति से काम करते थे, जिसके कारण जितने माल का आदेश दिया गया है उतना माल बनकर तैयार हो जाता था। तो ये सब किससे संभव है? नीति, नियम। और ये नियम कौन बनाता है? तो कंपनी का प्रबंधक। तो इसी को बोलते हैं अपन नीतियों के द्वारा नियंत्रण। क्या बोलते हैं इसको? नीतियों के द्वारा नियंत्रण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी में अभिप्रेरण के द्वारा, अगर कंपनी का प्रबंधक कर्मचारियों को शाबाशी दे देता है, उसके वेतन में वृद्धि कर देता है, तो कर्मचारी अभिप्रेरित हो जाता है। अच्छा व्यवहार करता है प्रबंधक तो कर्मचारी अभिप्रेरित हो जाता है, और फिर प्रबंधक नियंत्रण करने ना भी जाए तो कर्मचारी अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करता है कि नहीं, हमारा प्रबंधक तो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा व्यवहार करता है, समय समय पर हमारे कार्य की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, समय आने पर वेतन में वृद्धि करता है। ये सोचकर प्रबंधक के गैर हाजिरी में भी स्वनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए पूरे गति से काम करता है। कौन? वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, जिसके कारण संस्था को लाभ की प्राप्ति होती है। तो अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, समय समय पर अभिप्रेरित करता है प्रबंधक, तो कर्मचारी अपने आप नियंत्रण होकर काम करता है। उसको बोलते हैं स्वनियंत्रण। और ऐसी दशा में प्रबंधक को राउंड मारने की भी जरूरत नहीं है। वह केवल अच्छा व्यवहार तो करे अपने कर्मचारी से, अपने कर्मचारी पर विश्वास तो करे, और उस कर्मचारी का मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। प्रबंधक रहे चाहे ना रहे, केवल आदेश दे देगा और उस दिन हमको उतनी वस्तु बनकर तैयार मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी स्वनियंत्रण कर रहा है, स्वयं अपने आप पर नियंत्रण होकर काम कर रहा है। प्रबंधक को वहां पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती है। कब? जब वो अच्छा व्यवहार करता है, समय समय पर कर्मचारियों को प्रेरित करता है, कर्मचारियों के बारे में सोचता है, तो ऐसी दशा में कर्मचारी अपने आप नियंत्रित होकर काम करता है, उसका मनोबल बढ़ा रहता है और संस्था को लाभ मिलता है, चाहे प्रबंधक वहां पर रहे चाहे ना रहे। तो इसको बोलते हैं अपन अभिप्रेरण के द्वारा नियंत्रण। इसके बाद एक होता है अपवाद द्वारा नियंत्रण। अपवाद की दशा में या अपवाद द्वारा नियंत्रण क्या होता है? तो कंपनी का प्रबंधक जब नियंत्रण करने के लिए जाता है और कर्मचारियों के अच्छे कार्यों को नहीं देखता, वह देखता है कि कर्मचारी से कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पे कर्मचारी गलती कर रहा है, उसको उस पॉइंट को देखता है और तुरंत टोक देता है कि यहाँ पर आपसे गलती हुआ है, इसको सुधार लीजिए, ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इस प्रकार के नियंत्रण को बोलते हैं अपन अपवाद द्वारा नियंत्रण। इसमें कर्मचारी द्वारा जो त्रुटि की जाती है उस त्रुटि पर ध्यान दिया जाता है, बाकी चीजों पर ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो उस प्रकार के नियंत्रण को बोलते हैं अपवाद के द्वारा नियंत्रण। और एक होता है यहाँ पर उदाहरण के द्वारा नियंत्रण। उदाहरण यानी कंपनी का प्रबंधक स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करता है, ये देखो मैं समय पर आ रहा हूँ, तो स्वयं समय पर आएगा 8 बजे और समय पर जाएगा। तो जब वो समय पर आएगा जाएगा तो उसको देखकर कर्मचारी भी समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं उदाहरण के द्वारा नियंत्रण। कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, प्रबंधक को देख कर ही सब समझ जाते हैं कि जब हमारा प्रबंधक स्वयं समय पर आता है, स्वयं पर जाता है, समय पर जाता है, तो हम भी समय पर आएंगे और हम भी समय पर जाएंगे। उसको देखकर सीखता है कौन? वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी। तो इसको बोलते हैं उदाहरण के द्वारा नियंत्रण। आगे बस में तो इस प्रकार से संस्था में नियंत्रण किया जाता है। क्या है? नियंत्रण की सामान्य विधियाँ। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे इसी की विशिष्ट विधियाँ। ठीक।